सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मिसेस मोहम्मद अकबर वर्सेस अब्दुल जलील एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिविल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट्स ने रेंट कंट्रोलर और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ अलग अलग पिटिशंस फाइल की। इन इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स में रिस्पोंडेंट्स की वेकेशन ऑफ हाउसेस के प्रेयर को अलाउ कर दिया गया था, क्योंकि उनके मुताबिक अपेलेंट ने रेंट का घर नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया था। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या बलोचिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के तहत एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तब्दील करने के लिए रेंट कंट्रोलर की इजाज़त देना लाजमी है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि बलोचिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 एक एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बगैर किसी स्ट्रक्चरल डैमेज या चेंज के नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तब्दील करने से ताल्लुक़ रखता है। अलबत्ता अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई भी मटीरियल चेंज लाया जाए या बिल्डिंग को इस प्लान के साथ डिमोलिश किया जाए कि इसकी जगह एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जाएगी, तब रेंट कंट्रोलर इस इशू पर अपनी अथॉरिटी लूज कर जाता है। ऐसे सिनेरियो में बलोचिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 कंट्रोलर की इजाज़त लेना लाजमी नहीं करार देता। मोहम्मद लियाकत अली अगेंस्ट माजिद अली एक्सेट्रा। इस पिटिशन के जरिए रेंट ट्रिब्यूनल के पास किए गए दो ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया है। एक तरफ रिस्पोंडेंट के ऑर्डर ALTC को रिजेक्ट करके उसकी एविक्शन ऑर्डर हुई है, और दूसरे ऑर्डर के जरिए यूटिलिटी बिल्स और अरेयर्स ऑफ रेंट डिटर्मिन करने के लिए इश्यूज फ्रेम किए गए। अब सवाल ये था कि इस सूरत हाल में कि अगर एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट ALTC रिजेक्ट हो जाती है तो क्या रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है कि वो इश्यूज फ्रेम करने के बजाय फाइनल ऑर्डर पास करे। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि जब एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट ALTC रिजेक्ट हो जाती है तब रेंट ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास करने को बाउंड होता है और इश्यूज फ्रेम करने की उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती। हालांकि रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के सेक्शन 26(3) के अंडर रेंट ट्रिब्यूनल एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती थी फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले, लेकिन जब रिस्पोंडेंट की ALTC रिफ्यूज़ हो गई और फाइनल ऑर्डर ऑफ रिजेक्टमेंट पास हो गया तो फिर कोई जुरिस्डिक्शन बाकी नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट, बशीर अहमद वर्सेस शाहीन अहमद, FAO नंबर 8 2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर बेंच के सामने जस्टिस अनवार हुसैन के सामने पेश किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या अगर एक रेंट अग्रीमेंट में फोर्स मजोर क्लॉज मौजूद ना हो तो क्या फोर्स मजोर का डॉक्ट्रिन ऐसे अग्रीमेंट पर अप्लाई कर सकता है जो कि रेंट एक्ट के एम्बिट में फॉल करता हो। सेकेंडली, क्या एक बिजनेस की टेम्पररी डिस्ट्रप्शन या क्लोजर टेनेंट को अग्रीमेंट की टर्म्स के मुताबिक रेंट पे करने से एग्जेम्प्ट करता है। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट ने रेंट कंट्रोलर की उस जजमेंट को चैलेंज किया जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 के सेक्शन 17 सब सेक्शन 9 के नीचे रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पर अपेलेंट की राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दी और उन्हें रेंटेड प्रेमिसेस खाली करने का हुक्म दिया। अपेलेंट्स के मुताबिक वो विलफुली रेंट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनका स्कूल बंद रहा, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में थे और अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे। पहले इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने फोर्स मजोर के डॉक्ट्रिन को डिटेल में एनालाइज किया। इस डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए केस के फैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और पार्टीज के दरमियान एग्जीक्यूटेड अग्रीमेंट की रोशनी में एनालाइज किया गया। अगर पार्टीज के अपने अग्रीमेंट में कोई फोर्स मजोर क्लॉज मौजूद ना हो तो 1872 के एक्ट के सेक्शन 56 को इन्वोक करके फोर्स मजोर और फ्रस्ट्रेशन के डॉक्ट्रिन को यूज कर सकते हैं। अलबत्ता सेक्शन 56 लीज एग्रीमेंट्स पर अप्लाई नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि एक कंप्लीटेड कन्वेयंस और एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक फर्क होता है। एक लीज जो कि रेंट डीड के तहत कंप्लीट की जाए एक कंप्लीटेड कन्वेयंस के तौर पर काउंट करती है, जिस पर सेक्शन 56 अप्लाई नहीं करता। इस सेक्शन को रेंट के वेवर, सस्पेंशन या एग्जेम्पशन के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता था। केस के दूसरे इशू पर आते हुए कोर्ट ने 1975 टू SCC 633 पर रिलाय करते हुए कहा कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि अब इसे परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मजोर क्लॉज ना हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 108B सबसेक्शन E को अप्लाई किया जा सकता है। अलबत्ता इस केस में अपेलेंट गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए गए लॉकडाउन को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इस प्रोविजन को इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अपेलेंट्स ने अपने केस में भी इनिशियली फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्रिन इन्वोक नहीं किया और लॉकडाउन की वजह से प्रेमिसेस का टेम्पररी नॉन यूज फ्रस्ट्रेशन के एम्बिट में फॉल नहीं करता। इक्विटेबल ग्राउंड्स पर भी अपेलेंट्स ने रिस्पोंडेंट्स को नॉन परफॉर्मेंस या डिलेड परफॉर्मेंस का कोई नोटिस नहीं दिया और सिर्फ एविक्शन का इशू रेज होने पर उन्होंने ये ग्राउंड रेज किया। इसीलिए इस रेंट अग्रीमेंट की तमाम टर्म्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा
और अपेलेंट्स को रेंट की पेमेंट से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध, PLD 2022 सिंध 138। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर कुछ एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते थे और उन्होंने 2006 में इस हवाले से एक सूट फॉर डिक्लेरेशन और पोजेशन फाइल किया। अलबत्ता इस सूट को CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत डिसमिस कर दिया गया। इस सिलसिले में पिटिशनर ने लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जामशोरो के सामने एक एप्लीकेशन मूव की। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने 2010 के एक ऑर्डर के थ्रू कहा कि पिटिशनर्स का इस लैंड के ऊपर क्लेम बेसलेस है और पिटिशनर्स की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में पिटिशनर्स ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के इस 2010 वाले ऑर्डर को ही चैलेंज किया। अलबत्ता रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं थी क्योंकि हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में टाइटल का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर पिटिशनर्स को लग रहा था कि उनकी लैंड पर कोई इंक्रोचमेंट हुई है तो रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक वो रेंट रेवेन्यू लॉ के नीचे अपनी रेमेडी सीख कर सकते थे। इस केस में हाई कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में पिटिशनर्स के लिए कोई कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकता था जब उनके पास रेवेन्यू लॉ में एक अल्टरनेटिव रेमेडी थी। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स के सामने रेंट रेवेन्यू लॉज के तहत एक रेमेडी थी जो कि उन्होंने अवेल नहीं की। केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने पहले जमीन के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जो कि डिसमिस हो गया और इस हवाले से एक अपील भी डिसमिस कर दी गई। इसके अलावा रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी गई थी लेकिन ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। पिटिशनर्स ने रेवेन्यू लॉ की हायरार्की में इस डिसमिसल को अपील नहीं किया क्योंकि पिटिशनर ने पहले अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा क्योंकि अभी सूट के कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग थे, हाई कोर्ट इन पर कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकता था और ये पिटिशन डिसमिस कर दी गई। अब्दुल वहीद अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा। इस पिटिशन के ज़रिए पिटिशनर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट को असेल किया है जिसमें पिटिशनर की एजेक्टमेंट ऑर्डर हुई थी। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि रेंट ट्रिब्यूनल के लिए एजेक्टमेंट पिटिशन डिसाइड करने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे जहां पे एलिज्ड टेनेंट ने लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप डिनाई कर दिया हो, और दूसरा ये कि सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के ऊपर क्या टेनेंट अपनी पोजेशन की प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है। जस्टिस फैसल जमान खान ने पहले सवाल पे कहा कि अगर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट पे अपनी ओनरशिप प्रूव कर दे तो वही लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए भी काफ़ी होगा, और दूसरा ये कि सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के ऊपर टेनेंट अपनी पोजेशन की प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। जामा मस्जिद ट्रस्ट सौदाबाद कराची अगेंस्ट अकीला बेगम एंड 2 अदर्स। पिटिशनर ने सेक्शन 15 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के अंडर एजेक्टमेंट एप्लीकेशन फाइल की। रेंट कंट्रोलर ने रिस्पोंडेंट की डिफेंस अंडर सेक्शन 16(2) स्ट्राइक ऑफ कर दी और एजेक्टमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी। जब केस एपेलेट कोर्ट के पास गया तो उन्होंने अपील अलाउ कर दी और रेंट कंट्रोलर को डायरेक्ट किया कि केस ऑन मेरिट्स डिसाइड करे। जब मामला इस कोर्ट के पास आया तो जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन ने कहा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 16(1) जो कि अलाउड था। रेंट कंट्रोलर ने टेनेंट को राइटली डायरेक्ट किया था वो डिपॉजिटेड रेंट विड्रॉ करे और लैंडलॉर्ड के केस में मंथली फ्यूचर रेंट डिपॉजिट करे। लिहाजा एपेलेट कोर्ट का ऑर्डर सेटिसाइड हो गया और रेंट कंट्रोलर का मेंटेन। मलिक मोहम्मद जाहिद अगेंस्ट फिदा मोहम्मद एंड 3 अदर्स। पिटिशनर ने कॉन्करेंट डिसमिसल ऑफ हिज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC को असेल किया। जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने कहा कि पिटिशनर का क्लेम ऑफ बीइंग ओनर ऑफ 50 मरलाज इन द प्रॉपर्टी मेजरिंग 68 मरलाज रेंट कंट्रोलर नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि रेंट कंट्रोलर टाइटल के सफेयर में ही नहीं आता। सेक्शन 12(2) CPC के अंडर एप्लीकेशन डिक्री पास होने के 8 साल बाद फाइल हुई, लिहाजा वो टाइम बार्ड थी। पिटिशनर ने सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंडर भी एप्लीकेशन सबमिट की, पर उसके लिए हर दिन का डिले नहीं एक्सप्लेन किया, जिसके बायस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डिसमिस हो गई। 2022 CLC 1146 शकीला आपा वर्सेस नदीम गनी। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर के खिलाफ रेंट पे ना करने की वजह से एक एविक्शन पिटिशन फाइल की। रेंट कंट्रोलर ने इस पिटिशन को अलाउ कर दिया और कंट्रोलर की जजमेंट के खिलाफ पिटिशनर की अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया।
इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर का कहना था कि उन्होंने रेंट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया क्योंकि उनके और रिस्पोंडेंट के दरमियान एक अरेंजमेंट थी जिसके तहत वो उन्हें काफ़ी सारे महीनों का रेंट इकट्ठे लंप सब के तौर पर देते थे। अलबत्ता इस केस में अलेजिडली 15 सालों का रेंट पे नहीं किया गया था और पिटिशनर इस दौरानिए के लिए रेंट की पेमेंट का कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर सके। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या मुतअद्दिद महीनों का रेंट इकट्ठे पे करने की प्रैक्टिस का ये मतलब है कि लैंडलॉर्ड लॉ के मुताबिक टाइम पर रेंट नहीं मांग सकता। इस इशू को एनालाइज करने के लिए कोर्ट ने PLD 1984 SC 32 और 1980 SCMR 601 को साइट किया। PLD 1989 SC 489 के मुताबिक अगर लैंडलॉर्ड किसी प्रैक्टिस की बेसिस पर टेनेंट से वक्फे से रेंट मांगे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लॉ के मुताबिक दिए गए टाइम पर रेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। इसके साथ साथ एक लंबे अरसे तक रेंट ना पे करने के लिए ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं है कि लैंडलॉर्ड रेगुलरली रेंट कलेक्ट नहीं करता था। ये टेनेंट के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करे, ना कि लैंडलॉर्ड पर कि वो टेनेंट से रेंट कलेक्ट करे। इन सब अथॉरिटीज़ की रोशनी में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट लॉ की एक्सप्रेस प्रोविजंस को इग्नोर करके रेंट की कलेक्शन के लिए कोई नया प्रोसीजर इम्पोज नहीं कर सकता और ना ही किसी प्रैक्टिस के तहत लैंडलॉर्ड अपनी इस राइट को वेव करता है। इसी इशू की बेसिस पर कोर्ट ने इस पिटिशन को अलाउ कर दिया। खादिम हुसैन अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा। इस इंस्टेंट रिट पिटिशन के जरिए पिटिशनर जो कि डिस्प्यूटेड हाउस की पोजेशन में है उसने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट को चैलेंज किया है। अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि क्या पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के अंडर ओरल टेनेंसी बार्ड है। दूसरा ये कि एक टेनेंसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए क्या नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तीसरा ये कि क्या प्रिजम्पशन ऑफ टेनेंसी को एज अ सोल अनकंक्लूसिव ग्राउंड फॉर एविक्शन ट्रीट किया जा सकता है। और आखिरी ये कि क्या एक ओरल टेनेंसी के केस में लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए सेटलमेंट ऑफ रेंट ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जस्टिस अनवार हुसैन ने पहले सवाल पे कहा कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के अंडर ओरल टेनेंसी नहीं बार्ड। दूसरा ये कि एक टेनेंसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए प्रेमिसेस और एग्रीड रेंट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तीसरा ये कि प्रिजम्पशन ऑफ टेनेंसी को एज अ सोल एंड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर एविक्शन ट्रीट नहीं किया जा सकता। और आखिरी ये कि एक ओरल टेनेंसी के केस में लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए सेटलमेंट ऑफ रेंट ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। 2022 CLC 1193 मोहम्मद रिजवान वर्सेस सैयद ताहिर अब्बास शाह। ये केस पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर के मुताबिक पिटिशनर के वालिद ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी परचेज की। ये बात सच थी कि पहले पिटिशनर के वालिद रिस्पोंडेंट के एक टेनेंट थे, लेकिन पिटिशनर के मुताबिक जैसे ही उन्होंने रिस्पोंडेंट से ये शॉप परचेज कर ली उनके दरमियान लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा और सेल अग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद पिटिशनर के ऊपर रेंट जमा करवाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रही। अलबत्ता पिटिशनर ने यह बात खुद ही एडमिट की थी कि उनके वालिद ने अभी फुल सेल्स कंसिडरेशन पे नहीं की थी और अभी कुछ कंसिडरेशन पे करना पेंडिंग थी। ट्रायल कोर्ट के सामने अभी भी पिटिशनर का सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स एग्रीमेंट पेंडिंग था। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि जब तक टेनेंट एक सेल्स एग्रीमेंट की बेसिस पर अपना क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश ना कर सके तो उसके और लैंडलॉर्ड के दरमियान क्या रिलेशनशिप रहेगा। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि PLD 1999 SC 1101 के मुताबिक जब तक टेनेंट सेल्स एग्रीमेंट की बेसिस पर अपना क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश ना कर सके तब तक लैंडलॉर्ड प्रेमिसेस के ओनर और लैंडलॉर्ड के हकूक एंजॉय करेगा। इस अरसे के लिए पार्टीज के दरमियान का रिलेशनशिप टेनेंसी के टर्म से गवर्न होगा। इसके बाद सेल्स एग्रीमेंट की जेन्युइननेस ट्रायल कोर्ट ही डिटर्मिन करेगा और सेल्स एग्रीमेंट के जेन्युइन होने का इफेक्ट भी सिविल कोर्ट ही डिटर्मिन करेगा। इसी तरह 1990 SCMR 647 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जब तक सिविल कोर्ट लैंडलॉर्ड के खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लैंडलॉर्ड के खिलाफ डिक्री पास नहीं करता तब तक लैंडलॉर्ड रेंट रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड रहता है। मोहम्मद इमरान अगेंस्ट मोहम्मद अफसल। ये केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने रेंट कंट्रोलर के डिसीजन के खिलाफ एक अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट ने रेंट कंट्रोलर के सामने एक एविक्शन एप्लीकेशन फाइल की जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट को प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर मिली थी और रिस्पोंडेंट्स दरअसल प्रीवियस ओनर के टेनेंट्स थे। अपेलेंट की प्रॉपर्टी मिलने के बाद बोनाफाइड पर्सनल यूज़ यानी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रिस्पोंडेंट्स को एविक्ट करना चाह रहे थे। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने पहला इशू ये था कि जब लैंडलॉर्ड बोनाफाइड यूज़ के ग्राउंड्स पर एविक्शन एप्लीकेशन फाइल करे तो इसे किस सिनेरियो में अलाउ किया जा सकता है।
इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब अपेलेंट, जो कि लैंड का ओनर था, रेंट कंट्रोलर के सामने ओथ पर टेस्टिफाई करे कि उसे लैंड पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि लैंडलॉर्ड के अपने यूज़ और नीड के बारे में लैंडलॉर्ड से बेहतर कोई और टेस्टिफाई नहीं कर सकता, और अगर लैंडलॉर्ड की ये स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन में रिबट ना की जाए, ये स्टेटमेंट स्टैंड करती है। इस केस का सेकंड इशू ये था कि बलूचिस्तान अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 के सेक्शन 13(2) और 13(6) में क्या फ़र्क है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 13(2) के तहत रेंट कंट्रोलर के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो केस के फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए टेनेंट को एविक्ट ना करे, जबकि सेक्शन 13(6) में लफ्ज़ शैल इस्तेमाल किया गया है, जिसके मुताबिक अगर टेनेंट उस सेक्शन के नीचे पास किए गए रेंट ऑर्डर के साथ कंप्लाई ना करे तो उसकी डिफेंस स्ट्राइक ऑफ की जाएगी और लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी की पोजेशन मिल जाएगी। मिस्त्री शाहिद करीम अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा। इस रिट पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने स्पेशल जज रेंट और एपेलेट कोर्ट की कंकरेंट फाइंडिंग्स की वैलिडिटी और लीगैलिटी को क्वेश्चन किया है। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या एक टेनेंट रेंटेड प्रेमिसेस में को शेयरर बनने के बाद अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को क्वेश्चन कर सकता है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा कि एक टेनेंट रेंटेड प्रेमिसेस में को शेयरर बनने के बाद अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर वो टाइटल को क्वेश्चन करना चाहता है तो उससे पहले पोजेशन लैंडलॉर्ड को सरेंडर करनी पड़ेगी।